हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब ठीक ठाक होगा। हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे थे। तो पिछले वीडियो में जो हमने पढ़ा हुआ था वो हमने विस्कोसिटी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। हमने डायनामिक विस्कोसिटी पढ़ ली थी। अब हम लोग आज स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक विस्कोसिटी के बारे में। काइनेमेटिक विस्कोसिटी, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो टॉपिक है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे कुछ जो टॉपिक्स आते हैं तो इसको हम न्यू से दिखाते हैं। जो एनोटेशन करते हैं इसका हम न्यू से करते हैं। न्यू इक्वल टू होता है म्यू बाई रो, मीन्स डायनामिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी। सो ये फॉर्मूला काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछा गया है। जो इसकी यूनिट हो जाएगी, यूनिट ऑफ न्यू इक्वल टू होगी जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी की होती है केजी मीटर इंटू सेकेंड अपॉन केजी पर मीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा, केजी कैंसिल हो जाएगा, मीटर से एक मीटर कैंसिल होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये जो यूनिट है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट यूनिट है। ये काफ़ी एग्जाम्स में डायरेक्ट भी पूछी गई है, इनडायरेक्ट भी पूछी गई है। और अगर हम इसकी डायमेंशनल फार्मूले की बात करें अगर, तो न्यू का डायमेंशनल फार्मूला होगा मीटर स्क्वायर का हो जाएगा एल स्क्वायर अपॉन एस का होगा टी, तो एल स्क्वायर टी टू द पावर -1। ये होगा हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला इसका। और ये डायमेंशनल फार्मूला जो है ये ईएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया है, और ये तो बहुत जगह मतलब एसएससी, जेई, यूपीपीएससी में भी पूछा जा चुका है डायरेक्ट। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि इसको काइनेमेटिक क्यों कहते हैं और उसको डायनेमिक क्यों कहते हैं। तो काइनेमेटिक के लिए जो आपको भी शायद पता हो कि जो डायनेमिक की यूनिट थी वो थी केजी मीटर पर केजी पर मीटर सेकेंड। तो यहाँ पर क्या था, केजी आ रहा था, मीन्स किसी मास की बात हो रही थी। यहाँ पर कोई ना कोई मास आ रहा था। मास की वजह, मास इनटू फोर्स जो होता है वो होता है हमारे पास एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जब आता है तो मीन्स मास की वजह से काफ़ी कुछ चेंज आता है। जब फोर्स मास पर लगता है तो एक्सेलरेशन आता है। बट आप यहाँ पर देख रहे होगे काइनेमेटिक में यहाँ पर किसी भी मास की बात नहीं की जा रही है, केजी यूनिट कहीं नहीं आ रही है, इसीलिए ये काइनेमेटिक होता है और जो सामने वाला है वो डायनेमिक। तो ये आपको काफ़ी क्लियर हुआ होगा। अब हम इसी की कुछ जो इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम्स में हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो CGS, तो जो था हमारा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो 1 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड को अगर हम चेंज करते हैं सेंटीमीटर में तो 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, क्योंकि सेकेंड का तो सेकेंड ही होता है। इसको सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड को हम लिखते हैं स्टोक, तो हम इसको लिख सकते हैं 10⁴ स्टोक्स। ठीक है, तो स्टोक्स यहाँ से आपको एक नई यूनिट मिली। मीन्स आपको ये समझ में आ रहा होगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड इक्वल टू होता है 1 स्टोक। ये क्लियर हुआ होगा आपको। देन काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर, क्योंकि हम वाटर की बात कर रहे हैं। सो काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर, तो वाटर के लिए क्या होता है, जो हमारा फॉर्मूला था उसी को हम लिख देंगे। तो फॉर्मूला क्या था, डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर होता है 0.001 अपॉन 1000 वाटर का होता है। तो ये हो जाएगा 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके पास रिलेशनशिप आ जाएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर 10⁻⁻6 इंटू 10⁴ स्टोक, क्योंकि मीटर स्क्वायर पर सेकेंड यहाँ पर हमने चेंज किया था स्टोक को, तो ये हो जाएगा। या फिर हम इसको लिख सकते हैं
इन दोनों को 10 टू द पावर को सॉल्व करने पर 10 टू द पावर -2 स्टोक, ठीक है। या फिर हम इसी को लिख सकते हैं 0.01 स्टोक। तो ये कोई भी हम लिख देंगे तो काम चल जाएगा। या फिर इसी को अगर हमें लिखना हो तो इसको हम लिख सकते हैं 1 सेंटी स्टोक। तो 1 सेंटी स्टोक से आपको यहाँ पर कुछ पहचाना पहचाना सा लग रहा होगा। जब हमने डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर निकाला था वो आया था 1 सेंटी पॉइज और ये आया है 1 सेंटी स्टोक। तो यहाँ से आप विस्कोसिटी की जब बात आएगी तो स्टोक में जब यूनिट हो तो आप लिख दीजिएगा काइनेमेटिक विस्कोसिटी है, और जब पॉइज में यूनिट हो तो डायनेमिक विस्कोसिटी है। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट बात आती है, नेक्स्ट जो हमारे पास अगर हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास एयर की बात आती है। अभी हमने वाटर की बात की, नेक्स्ट हमारे पास बात आएगी एयर की। तो न्यू एयर के लिए हम वही सामान्य ऊपर हम रखेंगे क्या, डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ एयर और नीचे डेंसिटी ऑफ एयर। तो डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ एयर होती है 0.0183, जो मैंने आपको अभी पिछले लेक्चर में बताया था कैसे ही आता है, 10 टू द पावर -2 यूनिट है हमारे पास पॉइज, अपॉन डेंसिटी होती है 1.204 इंटू 10 टू द पावर -3 ग्राम पर सीसी सेंटीमीटर क्यूब। ये होती है डेंसिटी ऑफ एयर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.151 स्टोक। डेंसिटी काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ एयर। तो यहां से हमें एक रिलेशनशिप मिलेगा एयर अपॉन वाटर का। अगर हम रेशियो निकाले तो आएगा 0.151 अपॉन 0.01 इक्वल टू ये आ जाएगा लगभग 15 टाइम्स, 15 गुना। तो जो आपसे क्वेश्चन ईएससी में अभी पूछा गया था कुछ साल पहले, उसमें पूछा गया था ये कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ एयर इज इक्वल्स टू 15 टाइम्स ऑफ वाटर, और जो डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर है वो है 50 टाइम्स ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ एयर। तो यहां से एक रिलेशनशिप हमें दिखने को मिल रही होगी कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ एयर इज मोर, काइनेमेटिक विस्कोसिटी एयर की ज्यादा होती है, और डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज मोर, मींस डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर ज्यादा होती है और काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर एयर ज्यादा होती है। तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। इससे रिलेटेड एक हम क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। तो जो क्वेश्चन है हमारे पास वो दिया हुआ है कि इफ डायनेमिक विस्कोसिटी of a fluid is 0.5 poise, एक सेकेंड मैं तो लिख देता हूँ 0.5 poise and the specific gravity is 0.5, then the kinematic viscosity means nu of the fluid in स्टोक। तो स्टोक में हमें निकालना है काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं, तो पहला ऑप्शन है हमारे पास 0.25, सेकंड ऑप्शन है हमारे पास 0.50, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास 1, फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास 0.75। अगर आपको सॉल्व करना है तो आप वीडियो पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं।
तो मैं यहाँ पर सॉल्व करके जो आपको बताना चाह रहा था, तो उसमें ये है कि हमारे पास म्यू दिया हुआ है 0.5 पॉइज, ठीक है, और एस दिया हुआ है हमारे पास 0.5 स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है निकालने का वो है न्यू इक्वल टू म्यू बाई रो। अब जो बात है आएगी रो कहाँ से आएगा भाई? तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास एस इक्वल टू रो बाई रो डब्ल्यू, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा रो इक्वल टू एस इंटू रो डब्ल्यू। एस की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी है, रो डब्ल्यू की वैल्यू हमें पता है 1000 होती है, या फिर 1 ग्राम पर सीसी होती है अगर हम पॉइज निकालते हैं। तो यहाँ पर हम सीधे वैल्यू रख देंगे, तो ऊपर आ जाएगा 0.5 पॉइज, ठीक है। नीचे आ जाएगा हमारे पास 0.5 एस की जगह इंटू रो की जगह आ जाएगा 1 ग्राम पर सीसी, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 स्टोक। तो स्टोक में ही वैल्यू थी, मतलब ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है, ठीक है। तो ये हमारा एक सिंपल सा क्वेश्चन था जो आप इस टाइप के क्वेश्चन आपको काफ़ी एग्जाम्स में मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको पहले आइडेंटिफाई करना है दिया क्या है, और निकालेंगे तो कहाँ से आएगा, और सीधे उसी फॉर्मूले में पुट कर देना है और आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एक सिंपल सा न्यूमेरिकल था जिसे हमने सॉल्व कर दिया। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आएगा, एक और न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं इसी टाइप का। फॉर म्यू इक्वल टू 0.06 स्टोक, सॉरी पॉइज में दिया हुआ है, गामा की वैल्यू 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी निकालनी है हमें इन स्टोक, ठीक है। स्टोक्स में कितनी आएगी? तो ऑप्शन ए है हमारे पास 0.04, बी ऑप्शन है हमारे पास 0.054, सी ऑप्शन है हमारे पास 0.067, डी ऑप्शन है हमारे पास 0.4। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर फॉर्मूला हमारे पास न्यू इक्वल टू म्यू बाई रो। जो हमारे पास न्यू की वैल्यू है 0.6 पॉइज, और नीचे हमारे पास म्यू की गामा की वैल्यू है 0. रो की वैल्यू है हमारे पास 0.9 ग्राम पर सीसी। इसको हम रो है, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.067। तो ऑप्शन सी जो है ये राइट आंसर। सो इस टाइप में हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। सिंपल से न्यूमेरिकल आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं, तो आपको न्यूमेरिकल फॉर्मूले ध्यान रखने होंगे। सो अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी एग्जाम्स का फेवरेट टॉपिक्स है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। सो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी आ, तो जो हमने पढ़ा हुआ था पहले फॉर्मूला एफ वी इक्वल टू म्यू ए डी यू अपॉन डी वाई, ये फॉर्मूला हमने अभी पहले पढ़ा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम ए को नीचे ले आए तो क्या होगा, एफ वी बाई ए न्यू डी यू अपॉन डी वाई। ये है म्यू, और इस टाइप का जो साइन बनता है वो है म्यू, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये हमारे पास आ गया। तो एफ वी जो यहां पर है ये है रेजिस्टिंग फोर्स, जो किसी भी बॉडी में लग सकता है। जब हम फोर्स लगाएंगे तो उसके रेजिस्ट में जो फोर्स लगेगा वो होता है एफ वी। तो एफ वी बाई एरिया मतलब क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया। इसे हम क्या लिख सकते हैं, टाउ। हमने यही तो पढ़ा था, शियर स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, इक्वल टू हो जाएगा म्यू
du अपॉन dy, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर म्यू क्या है, एक कांस्टेंट है। तो इससे जो हमारे पास कंक्लूजन निकल के आएगा, इससे आएगा कि शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये क्या है, du बाई dy क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। तो ये हमारे पास वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है, हमारे पास हमने जो एक बड़ी सी लेयर बनाई हुई थी, इस टाइप में जो हमने बनाया था वेलोसिटी ग्रेडियंट, पूरा ये लेयर्स वाई लेयर्स थी। तो इसको हम समझने के लिए क्या करेंगे, एक छोटा सा एरिया हम बनाते हैं, दो लेयर्स है, ये पहली लेयर है और ये उसके नीचे की लेयर। तो आपको पता है कि वेलोसिटी ऐसे बढ़ती जाती है, तो ऊपर वाली की लेयर की वैसे भी वेलोसिटी ज़्यादा ही होगी, इसीलिए हमने ये थोड़ा सा लंबी लाइन बनाई। तो यहाँ पर क्या होगा इसके लिए कि वेलोसिटी जो होगी ये है u dt। सो यहां से यहां तक की वेलोसिटी तो होगी u dt, बट ये जो बढ़ के आएगी, ये पूरी जो वेलोसिटी होगी, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम ये जो पूरी वेलोसिटी है इसको हम लिख सकते हैं u प्लस du इंटू डी टी। मीन्स इसको अगर हम अलग अलग करेंगे तो हमारे पास एक आएगा u dt प्लस du dt। मीन्स u dt यहाँ से यहाँ तक का एरिया है और ये du dt यहाँ से यहाँ तक का एरिया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है, ये छोटा सा ट्रायंगल। इस ट्रायंगल को समझने के लिए ये जो डिस्टेंस थी dy थी, ठीक है, ये डिस्टेंस dy थी, तो इसको समझ, और ये जो एंगल है हमारे पास ये है d फाई एंगल। तो इसको समझने के लिए हम ट्रायंगल को अगर हम अलग बनाते हैं तो v इंटू क्या होगा, डिस्टेंस इंटू टाइम, यही यहाँ पर हो रहा है, वेलोसिटी u जो है डिस्टेंस, dt मतलब टाइम। तो अपर लेयर वेलोसिटी इज कंपैरेटिवली हायर देन द लोअर लेयर ऑफ वेलोसिटी। तो नीचे की वेलोसिटी कम होगी, ऊपर की वेलोसिटी ज्यादा होगी, जो आपको दिख रहा है। तो क्या होगा यहाँ पर ये जो डी फाई है, मीन्स एक तरह से आप ये समझिए कि अगर आपके पास ये एक बॉडी है और इसमें हम फोर्स लगाते हैं, अगर ये इस टाइप में डिफॉर्म होती है और यहाँ पर जो एंगल हमारे पास बनता था, इसे हम क्या कहते थे, डी फाई या फिर शियर स्ट्रेन। तो ये जो फॉर्म है ये भी एक फॉर्म है शियर स्ट्रेन का। तो इसको ध्यान से समझिएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं डी फाई इक्वल टू डी यू इंटू डी टी, ये यहां से आ रहा है, डी यू इंटू डी टी, ये जो पार्ट है ये है डी यू इंटू डी टी। यहाँ आप देख रहे हैं दो अलग अलग पार्ट है, यू डी टी यहाँ तक है, डी यू डी टी यहाँ तक, अपॉन डी वाई डिस्टेंस, ठीक है, जो हमने वेलोसिटी ग्रेडियंट की बात की थी। तो अगर हम इसको इधर की ओर लाते हैं तो डी फाई इंटू डी टी इक्वल टू हो जाएगा डी यू बाई डी वाई। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि डी यू अपॉन डी वाई, जो अभी तक हम बात करते आ रहे थे सारे फॉर्मूले में, वो होता है डी फाई अपॉन डी टी के बराबर। मतलब ये क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट। और ये वाला पार्ट क्या है, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, या फिर इसी को हम कहते हैं डिफॉर्मेशन, जो यहाँ पर हमने देखा था, इसी को हम कहते हैं डिफॉर्मेशन या फिर रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। समझ पा रहे हैं आप? तो रेट ऑफ शियर स्ट्रेन जो होता है वो वेलोसिटी ग्रेडियंट के बराबर होता है, यहां से हमें समझ में आ रहा है। या फिर डिफॉर्मेशन जो होता है वो हमारा बराबर होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट के। तो यहाँ से आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट एक रिलेशन समझ में आया होगा।
तो आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास ये आया था रिलेशन, तो यहाँ से हम देख सकते हैं टाउ इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई, जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं टाउ इक्वल टू म्यू डी फाई बाई डी टी, क्योंकि ये दोनों सेम है। तो यहाँ से हमें एक और रिलेशनशिप मिल जाएगा, shear stress is directly proportional to rate of shear strain। ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास रिलेशनशिप निकल के आ रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम जो आगे पढ़ रहे हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो हमारा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़िएगा, डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड। बहुत सारे लोग बोलेंगे यार हमें तो ये पता है कि सॉलिड और लिक्विड में डिफरेंस क्या होता है। सॉलिड जो होता है बहुत डेंस होता है, लिक्विड थोड़ा सा इंटरमॉलिकुलर स्पेस इसमें ज़्यादा होता है, इसमें कम होता है। इंटरमॉलिकुलर जो अट्रैक्शन पावर होता है वो सॉलिड का ज़्यादा होता है, लिक्विड का कम होता है। लिक्विड फ्लो करता है, सॉलिड फ्लो नहीं करता है। इस टाइप में बहुत सारे लोगों को पता हो, बट हम यहाँ पर बात करेंगे शियर स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में, जो अभी हमने टाउ और डी फाई बाई डी टी या फिर डी यू बाई डी टी के बारे में। तो सबसे फर्स्ट है फॉर सॉलिड, सॉलिड की बात करेंगे। सॉलिड में क्या होता है, शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन। हमने पढ़ा हुआ है ये पहले, मीन्स टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई, या फिर टाउ इज इक्वल टू जी फाई। यहाँ पर जो जी है इसी को हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। समझ में है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी यहीं पर, ठीक है। अब क्या इसका मतलब ये हुआ कि हम जितना फोर्स लगाएंगे वो उतना ही डिफॉर्म होगा, मतलब बहुत ज़्यादा अगर फोर्स लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा डिफॉर्म होगा। बट सेकेंड अगर हम बात करते हैं फॉर लिक्विड्स, सो फॉर लिक्विड्स, तो लिक्विड्स की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो लिक्विड्स में क्या होगा, शियर स्ट्रेस is directly proportional to rate of shear strain, rate of shear strain। ध्यान रखिएगा ये दो अलग चीज है, shear strain और rate of shear strain। मीन्स यहाँ पर होगा टाउ इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी, ठीक है। एक चीज बहुत ज्यादा ध्यान रखने की बात है कि लिक्विड्स के लिए हुक्स लॉ इज नॉट वैलिड, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इलास्टिक लिमिट की बात नहीं हो रही है। हमने क्या हुक्स लॉ को क्या पढ़ा था, अगर इलास्टिक लिमिट के बीच में, अंडर द इलास्टिक लिमिट शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन, बट यहाँ पर इलास्टिक लिमिट की कोई बात ही नहीं हो रही है, ठीक है। अगर हम किसी लिक्विड, जैसे आप मान लीजिए कि एक बूंद रखी हुई है पानी की, उसको आप हल्का सा टच करिए वो फैल जाएगी ऐसे करके, ठीक है, वो पूरे सरफेस पर फैल जाएगी। तो यहाँ पर हमने क्या है, बहुत हल्का सा फोर्स लगाया बट उस तुरंत एक्शन उसने ले लिया। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ही ज़्यादा डिफॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ये एक टॉपिक आपको समझ में आया होगा सॉलिड और लिक्विड के बारे में। नेक्स्ट हम यहाँ पर पढ़ते हैं, अगला एक टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ओवर विस्कोसिटी। तो आपके विस्कोसिटी पर टेम्परेचर
और प्रेशर का क्या इफेक्ट आएगा, ये हम अब देखते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लिक्विड के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, अगर टेम्परेचर को हम इंक्रीज करेंगे, सो जो थर्मल एनर्जी होगी उसके अंदर की, वो क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है, इंक्रीज करेगी। उसके बाद क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होगी मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है, डिस्टेंस वो बढ़ेगी। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होती है, जैसे आपने लोहे को गर्म करना शुरू किया, वो धीरे धीरे मेल्ट होने लगा, मतलब उसके मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ने लगा, तो वो उसका फॉर्म चेंज होने लगा। पानी को आपने बहुत ज़्यादा गर्म किया, वो गैस बन गया, तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ गया, ठीक है। जब इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो क्या होगा, घट जाएगा। जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स दूर होंगे उनके बीच में जो अट्रैक्शन का जो फोर्स लग रहा है वो घट जाएगा, और उसकी वजह से क्या होगी, जो हमारी विस्कोसिटी है वो भी घट जाएगी, ठीक है। विस्कोसिटी हमने क्या पढ़ा था, जितना गाढ़ा उतना विस्कस, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा, मतलब वो लूज होता जा रहा है, तो विस्कोसिटी भी घट जाएगी। तो आप समझ गए होंगे लिक्विड पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो होता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो अगर हम बात करेंगे, अभी हमने बात की टेम्परेचर का, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब प्रेशर जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे, ठीक है, तो एक चीज मैं आपको यहां पर बता दे रहा हूं, दो यहां पर बात होगी, एक थ्योरेटिकली बात होगी और एक प्रैक्टिकली। तो यहां पर मैं थ्योरेटिकली बात करता हूं। थ्योरेटिकली क्या होगी, प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, प्रेशर बढ़ा तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि जितना हम किसी चीज को दबाएंगे उसके मॉलिक्यूल्स उतने ही पास पास आएंगे, ठीक है। एक कमरे में दो लोग हैं, उनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, लेकिन हमने उसमें और लोगों को बढ़ा दिया तो उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा, घट जाएगा, सॉरी। तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होगा, घट जाएगा। घटने के बाद क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जैसे जैसे घटेगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा और पास पास आ जाएंगे। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने पर क्या होना चाहिए, गाढ़े हो जाने चाहिए फ्लूइड। तो फ्लूइड क्या होगा, जो विस्कोसिटी है वो बढ़ जानी चाहिए। समझ में आ रहा, ये हम किसके लिए बात कर रहे हैं, थ्योरेटिकली, बट ऐसा होता नहीं है। फोर्स प्रैक्टिकली अब मैं बात करता हूं, प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, प्रेशर बढ़ेगा तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस घटेगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो क्या होगा, यहां पर क्या होगा, लिक्विड्स की बात है। लिक्विड्स को आपने पढ़ा होगा कि ये होते हैं इनकम्प्रेसिबल, समझ में आया, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। तो इसकी वजह से जो यहां पर प्रेशर होगा उसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस घटेगा, तो यहां पर तो फ्लूइड जो लिक्विड है वो इनकम्प्रेसिबल होता है। तो यहां पर ये जो प्रॉपर्टी है ना इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस घटने की, ये कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि फ्लूइड जो होता है वो इनकम्प्रेसिबल होता है, मतलब इसको दबाया नहीं जा सकता। तो जो प्रेशर होगा, तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर, तो होगा नेग्लेजिबल।
इफेक्ट ऑफ प्रेशर इज नेग्लेजिबल फॉर लिक्विड्स, बट थ्योरेटिकली अगर आप देखो तो ऐसा होना चाहिए था, बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि लिक्विड की एक प्रॉपर्टी होती है इनकम्प्रेसिबिलिटी की, उसकी वजह से। मतलब 1 लीटर पानी आप लो, उसको दबाओ, ठीक है, जैसे बोतल में भर लो पानी और उसके ऊपर से कूदो दबाओ, तो ऐसा थोड़ा ना है कि पानी आधा लीटर हो जाएगा दब के, ऐसा कभी नहीं होता है। रुई को अगर आप बहुत सारी, इतनी सारी रुई लो और इसको दबाओ तो ये थोड़ी सी हो सकती है दब के, बट लिक्विड्स में ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर ये जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है यही नहीं घटेगा, तो उसकी वजह से ये प्रॉपर्टी नहीं होगी, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर जो होगा वो नेग्लेजिबल हो जाएगा। तो थोड़ा सा आज के लिए और हम लोग पढ़ लेते हैं। तो विस्कोसिटी इन गैसेस ड्यू टू इंटरमोलिकुलर कोलिजन। सो क्या होता है कि जैसे गैसेस की अब हम बात करते हैं, अभी तो हम लिक्विड की बात की थी। क्या होगा जैसे गैसेस, गैसेस में क्या होता है, अगर टेम्परेचर की हम बात करते हैं, सबसे पहले इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि फ्लूइड की बात कर रहे हैं ना भाई, तो गैस और लिक्विड दोनों के लिए बात करनी पड़ेगी। तो टेम्परेचर क्या होगा, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा सो वेलोसिटी बढ़ेगी, ठीक है, वेलोसिटी बढ़ेगी। टेम्परेचर बढ़ने पर क्या होता है, वेलोसिटी। गैसेस की बात हो रही है यहाँ पर, ये मत सोचिएगा कि इंटरमोलिकुलर स्पेस की क्या, मतलब ये दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे तो इनके मॉलिक्यूल्स जो हैं इनमें वेलोसिटी बढ़ेगी, ये इधर उधर भागने की कोशिश करेंगे बहुत ज्यादा। आपने सुना होगा कि जहां पर गर्मी बढ़ती है वहां पर हवाएं ऊपर की ओर उठने लगती हैं और ठंडी क्षेत्र की ओर चलना शुरू कर देती हैं, तो वेलोसिटी बढ़ती है। तो वेलोसिटी अगर बढ़ेगी तो क्या होता है, ये तो होता नहीं है कि भाई हवाओं का जो मॉलिक्यूल्स है वो एक ही दिशा में चले, पूरब से पश्चिम ही चलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता, वो इधर उधर भागते हैं। तो उनमें क्या होता है, कोलिजन बढ़ता है। कोलिजन मीन्स टकराव, आपस में टकराव बढ़ता है। जैसे ही टकराव बढ़ता है, ठीक है, उनकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है, ठीक है, मतलब वो आपस में टकरा टकरा के संघनित होने लगते हैं, एक साथ होने लगते हैं, तो उसकी वजह से विस्कोसिटी बढ़ जाती है। सेकंड नंबर, अगर प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर को अगर हम बढ़ाते हैं, ठीक है, प्रेशर को बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम क्या होगी, घट जाएगी। अगर इतना पानी, इतना गैस हमने लिया और उसको दबा के हमने इतना कर दिया तो वॉल्यूम घट ना गया, तो वॉल्यूम घटेगा। वॉल्यूम जैसे ही घटेगा तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स इतनी छोटी सी जगह में आ जाएंगे, तो भी कॉलिजन बढ़ेगा। समझ रहे हैं आप, कॉलिजन जो है वो बढ़ेगा। अगर कॉलिजन बढ़ेगा तो हमारे पास विस्कोसिटी भी बढ़ेगी। तो इन केसेस ऑफ गैसेस, अगर गैस की केस में हम बात करते हैं तो टेम्परेचर और प्रेशर दोनों के लिए क्या होता है, जो विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी इंक्रीज दोनों के। आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर कोलिजन एक फैक्टर आता है। देखिए कोलिजन का ये है कि विस्कोसिटी इन गैस ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन। तो जैसे जैसे उनमें कोलिजन होगा, क्योंकि इनमें रैंडम मोशन होता है, ऐसा तो है नहीं कि सारी हवाएं ऐसे ही चलेंगी बिल्कुल लेयर पे चलें, ऐसा तो है नहीं। मॉलिक्यूल्स जो है कभी इधर भागता है कोई उधर भागता है, तो इनमें टकराव बढ़ता है। जैसे ही टकराव बढ़ेगा तो ये हालात हो जाएंगे। तो इनका दोनों स्थिति में टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ने पर विस्कोसिटी बढ़ती है। सो ये हमारा आज का लेक्चर रहा है इतना सा। इसके बाद हम कल डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा न्यूटोनियन, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, उनके बारे में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो हम लोग कल से इसी के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और फ्लूइड मैकेनिक्स का एक एक टॉपिक क्लियर करते चलेंगे। थैंक यू। और आपको किसी भी टाइप का कोई प्रॉब्लम होता है या कुछ भी, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।